कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उसमें आपने अपनी तरफ से तारीख दे दी इलेक्शन की, लेकिन फिर भी आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर ले। क्या मैं ठीक समझाऊं? एक बात बता देना चाहता हूं, आपके यानी तमाम सूबे के अवाम को पता है। देखिए हकीकत जो हकीकत है, बनू में कैंपेन कोई नहीं कर सकेगा। लकी मरवत में पीटीआई का कोई रुकन, उनसे पूछ लो, वो कहेगा कि मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूँ। वज़ीरिस्तान में कोई कैंपेन नहीं कर सकेगा। फ़ज़ा भी सोगवार है, पूरा मुल्क इस पर परेशान है, दुख में है कि क्या इसका मतलब है कि दहशतगर्दी पूरी तरह से फिर से लौट आई है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अब पता चला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं अब पता चला। पेशावर साहने को 24 घंटे से ज़्यादा गुजर गए, शहादतों की तादाद 100 हो चुकी है। फ़ज़ा भी सोगवार है, पूरा मुल्क इस पर परेशान है, दुख में है कि क्या इसका मतलब है कि दहशतगर्दी पूरी तरह से फिर से लौट आई है। आज प्रोग्राम में खुसूसी तौर पर हमने इसी हवाले से बात करने के लिए दावत दी है गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा जनाब हाजी ग़ुलाम अली साहब को। सदीक जान और सुमैया रिजवान भी मेरे साथ हैं। हाजी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइए कि हम देख रहे हैं इस वक्त हर जगह पर इसी साने के हवाले से बात हो रही है, बयानात मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं कि दहशतगर्द यहाँ पर पहुँचा कैसे, किस तरह हमने दहशतगर्दी का मुकाबला करना है, क्या वजह हुई, सब सवाल पूछ रहे हैं। आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है कि फिर से ये दहशतगर्दी सर उठा रही है? इसकी बुनियादी वजह आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपके पूरे टीम का, कि इस अहम मौजू पर आपने आज ये प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया और कौम के ज़हनों में जो सवालात उठते हैं उसके जवाबात जानने की कोशिश की। देखिए, ये वाक़या जो हुआ है इसमें कोई शक नहीं कि ये सिक्योरिटी लैप्स था और इसमें पुलिस के जवानों ने जो कुर्बानी दी और जितनी तादाद में ये शहीद और ज़ख्मी हुए, ये भी बहुत अलमनाक और अफसोसनाक वाक़या है। और ये वाक़या जिस जगह हुआ, ये एक अपने हैसियत में एक अलग क्वेश्चन है, क्योंकि इसी जगह से पूरे सूबे को कंट्रोल किया जा रहा है। हमारे पुलिस की कुर्बानियाँ सूबे में गुज़श्ता 3 माह से पे दर पे पुलिस की कुर्बानियाँ इतनी बढ़ चुकी है कि पूरी कौम उसको खैर-ए-तहसीन पेश करती रही। और कल के वाक़या ने तो इस तरह कर दिया कि पुलिस समेत पूरा सूबा खून के आंसू रो रहा है। अब चूँकि कल हालात ऐसे थे कि एक तरफ शहादतें थी, एक तरफ ज़ख्मी पड़े थे, एक तरफ लोग मलबे तले दबे हुए थे, तो सब लोग इसी काम में लगे हुए थे कि हम अपने भाइयों को, अपने जो लोग मलबे तले दबे हैं, जो हॉस्पिटल में हैं, जिसको खून की ज़रूरत है और जो शहीद हो चुके हैं, उनके लायकीन के साथ किस तरह जो वो जितनी तेज़ी से आए हैं, आ रहे थे, यानी हर एक कोशिश कर रहा था कि मैं अस्पताल पहुंचूं। तो कल कोई ऐसी बात नहीं हुई। आज से इंक्वायरी शुरू हो चुकी है और इसका लाजमी, चूँकि इस बात पर तो पहुंच चुके कि ख़ुदकश हमला था। अब एक बॉडी भी मिल चुकी है। हाँ। और उसके भी डीएनए टेस्ट, उसके भी डीएनए टेस्ट किए जा रहे हैं। बाकी भी मालूमात हासिल कर रहे हैं और तमाम जितने भी फोर्सेस हैं सब इसमें लगे हुए हैं, क्योंकि ये वाक़या इस अपनी नौइयत का कोई अजीब वाक़या है कि इस जगह ये काम हुआ किस तरह, कौन इनके साथ मिला हुआ था, या कौन इसके साथ। अजीब बात नहीं है, बिल्कुल कौन था ये तो सारे आगे इंक्वायरी होगी सर। लेकिन सीसीपीओ का ये बयान देना कि दहशतगर्द सरकारी गाड़ी में बैठकर आया था, किस तरीके से इस चीज़ों की भी तहकीकात होगी, ये बयान भी बड़ा अजीब है।
देखिए जी, अभी इंशाल्लाह तहकीकात होगी और ये कौम के सामने आएगी और ये कौम मुतालबा कर रही है और सब जानने की कोशिश कर रही है, क्योंकि इससे आवाम के मोराल मज़ीद गिरेंगे। तो हमने ये सब कुछ ऐसी तहकीकात करनी है। IG साहब से मेरी बात हुई, IG साहब से वज़ीर आज़म साहब की बात हुई, IG साहब से हमारे चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब की बात हुई और हमारे कोर कमांडर साहब की बात हुई, दीगर जो अफसरान हैं उन सब की बात हुई। और हमने कहा यही एक बात थी कि ये हुआ किस तरह आया, कौन इनसे मिला, और अगर इतनी ज़्यादा बारूद आ रहा था तो ये कितने दिनों से आ रहा था। तो इस पे अभी इंशाल्लाह इंक्वायरी हो जाएगी और आप देख लेंगे कि कोई भी सज़ा से बच नहीं सकेगा। लेकिन गवर्नर साहब एक और बात भी तो है कि हमने सानिया APS देखा, उसके बाद पूरी कौम ने, तमाम लीडरशिप ने बैठ कर फैसला किया कि बस बहुत हो गया, इस तरह से नहीं हम होने देंगे, नेशनल एक्शन प्लान बनाया गया। तो अब करना क्या होगा? ये वाक़या हो गया, अब आइंदा ऐसे वाक़यात को रोकने, क्योंकि 100 शहादतें पुलिस वालों की जो हमारी जानें बचाते थे, पहले ही खैबर पख्तूनख्वा में पूरे पाकिस्तान में बड़ा नुकसान हुआ। आप क्या समझते हैं करना क्या होगा? एक तो तहकीकात होंगी, वजह सामने आ जाएगी, सिक्योरिटी लैब्स का आपने कह दिया ये कहां तक पहुंचा, लेकिन इन दहशतगर्दों का खात्मा कैसे करना है, दहशतगर्दी को कैसे खत्म करना है, अभी तक ये फैसला नहीं हो पा रहा। इनसे मुज़ाकरात करने हैं TTP से, TTP कहते हैं जी हमने नहीं किया, उनका एक खुरासानी ग्रुप है उसने कर दिया। जिसने भी किया, क्या करना चाहिए? ऑपरेशन करना है, अफगानिस्तान जाकर वहां पर उनको पकड़ना है, क्योंकि ज्यादातर वहां पर हैं। हमने बाड़ भी लगाकर देख लिया, फिर भी दहशतगर्दी हो रही है, पुलिस वाले अपनी जानें दे रहे हैं, अवाम जान दे रहे हैं, क्या करना होगा? देखिए, मेरी ज़ाती राय जो 2-3 दिन से मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त रियासत जो है वो मुश्किल में है, और मुश्किलात रियासत के 2-3 किस्म के हैं। एक तो रियासत दहशतगर्दी का सामना कर रहा है, अवाम उसमें और हमारे फोर्सेस उसमें शहीद हो रहे हैं। दूसरा लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तीसरा हमारे इकनॉमिक माशी मसला है। मेरी ये तजवीज़ है कि देखिए, पॉलिसी बनाना और उसकी इम्प्लीमेंटेशन ये 2 अलग चीज़ें हैं। मेरे ये ख्याल है कि तमाम सियासी जमातें, जिस तरह APS के साने के बाद सारी जमातें बैठ चुकी थी और उन्होंने एक यक ज़बान होकर एक पॉलिसी डिसाइड की थी। आज भी मैं ये मुतालबा करता हूँ कि तमाम सियासी जमातें इस रियासत को इस मुश्किल से निकालने के लिए बैठ जाएं और उस पर तफसीलन बहस भी की जाए, गौर भी की जाए, और तमाम जितने भी हमारे इदारे हैं, इंटेलिजेंस, गवर्नर साहब आपने जी सिद्दीक जान जी सवाल करें। गवर्नर साहब आपने बहुत अच्छी बात की कि बिल्कुल तमाम स्टेक होल्डर्स को बैठना चाहिए, कौमी इत्तफाक़ राय भी पैदा करना चाहिए इस मामले पर। आपकी क्या राय है, एक एज ए गवर्नर आपकी क्या राय है कि जो भी ये दहशतगर्द ग्रुप हैं इनसे बातचीत की जाए या इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए? आप किस पे क्या राय है? देखिए, ये मेरे राय से ताल्लुक़ नहीं रखता। ये रियासत की राय जो है वो मेरी राय होगी। रियासत जो फैसला करेगा वो सब पाकिस्तानी अवाम का फैसला होगा, तमाम फोर्सों का फैसला होगा। तो इसके लिए इंडिपेंडेंट राय के बजाय तमाम सियासी जमातें बैठकर एक नुकाती एजेंडे पे वो मुत्तफिक हो जाए, और जब वो मुत्तफिक हो जाएगी तो पॉलिसी बन जाएगी। जब पॉलिसी बन जाएगी तो हर एक उसमें अपना हिस्सा डालेगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए कोशिश करेगा। लेकिन गवर्नर साहब, आपने जो बात की, ख्वाजा आसिफ साहब ने भी असेंबली फ्लोर पे वही बात की। अच्छा, वो असेंबली फ्लोर पर ख्वाजा आसिफ साहब भी वही बात कर रहे थे और उन्होंने यही कहा कि एक ऑपरेशन ज़र-बे-अज़्ब होना चाहिए, फिर से होना चाहिए, और उस पर एक सियासी इत्तेफाक़ राय होना चाहिए। आपको नहीं लगता कि कोई किसी बात पर भी इत्तेफाक़ राय नहीं है सियासी जमातों का? ये गैप जो है और बढ़ता ही चला जा रहा है, यही वजह है सारे जो मामलात हो रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी हो, चाहे वो मईशत के नुकसान हो। जी मुझसे पूछते हो? जी 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 हाजी साहब, बिल्कुल जी हाजी साहब। देखिए, मेरी ज़ाती राय भी है, और जब से मैं गवर्नर बना तो मैंने पूरे खैबर पख्तूनख्वा ख़ुसूसन मर्ज एरिया के कसीर तादाद के जो मलकान हैं, मशरान हैं, एल्डर है, जवान हैं, उनसे मेरी बातचीत हुई है। और यहाँ पे जरगे से आए थे और बहुत बड़े बड़े जरगे आए थे, 400-500 एल्डर के जरगे आए थे।
और इसमें 2-3 किस्म के इशू वहाँ पे है। देखो जहाँ माशी मसला है तो माशी मसला उनका है, लेकिन उनका इससे गरज नहीं, माशी मसला सेटल एरिया और पाकिस्तान का है और इसको हमने हल करना है। उनका देखिए जो कबायली इलाका जाते जो मर्जर हुआ तो मर्जर में उनसे कुछ वादे हुए थे बकोले जरगे के कि हमारे साथ वादे हुए थे, और उनमें 2 किस्म के आरा है। एक उनके जो एल्डर है उनका आरा अलग है, एक जो नौजवान है उनके आरा अलग है। नौजवानों का ये ख्याल था कि हमें ज़्यादा फैसिलिटी मिल जाएगी, रोज़गार मिल जाएगा, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक हो जाएगा, जबकि मलकान का ये ख्याल था कि नहीं, हमारे से हमारा कल्चर लिया जाएगा, हमारा रिवाज ख़त्म हो जाएगा। मुख्तलिफ़ किस्म की बातें हैं। मैंने उनको ये कहा था कि देखे अब ये आइन का हिस्सा बन गया और अब इसको हर एक ने मानना है और आइन के तहत जदोजहद पर पाबंदी नहीं है। आप इलेक्शन जीते, आप आएँ, असम्बली में अक्सरियत पैदा करें और फिर चेंज लाएं। ये वोट के ज़रिए तब्दीली का ख्वाब देखो, बाकी ये ख्वाबें छोड़ दो। ठीक है। अब उनसे जो मेरी बात हो गई, देखो उन्होंने उनकी गरज, एक तो आप देखें हमारी माजी की जो हुकूमत है 4.25 साल उन्होंने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। 4.25 साल में उन्होंने मर्जर एरिया में कोई एक मंसूबा नहीं बता सकते। और पिछले 1 साल से गवर्नर साहब देखें, गवर्नर साहब आप तो हमने ज़ाहिर आगे चलना है, अब तो निगरान हुकूमत आ गई है। मैं उसामा भाई और सुमैया साहबा से माजरत के साथ 40 सेकंड में 2-3 चीज़ें आपसे इकट्ठी पूछ लेता हूँ ताकि आप इन चीज़ों को बता दें। एक तो यह है कि आज इलेक्शन कमीशन ने दोबारा आपको ख़त लिखा है कि आप इलेक्शन की तारीख दें, ये बता दें। दूसरा यह है कि इन हालात में आपने पहले भी खदशात का इजहार किया था कि शायद इन हालात में इलेक्शन ना हो पाएँ, और आज ही सेनेट में सेनेटर सैफुल अबड़ो ने मुतालबा किया है कि आपके खिलाफ तहकीकात की जाएँ, क्योंकि आपने 2 रोज़ पहले कहा कि अमन अमान की सूरत हाल ख़राब हो जाएगी और फिर धमाका हो गया। तो ये ज़रा इन तीनों चीज़ें जो जुड़ी हुई हैं इनके ऊपर थोड़ा सा बता दें। देखिए मेरा उससे कोई, उसने ऑनरेबल मेंबर ने जो कहा ठीक है, मैं तो प्रैक्टिकल जो सिचुएशन है सुबह की और एक आईनी ज़िम्मेदार की, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं वफाकी हुकूमत को, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को, आवाम को बताऊं। और जहाँ तक इन्होंने ख़त भेजा, मैंने 2-4 दिन पहले कहा था कि ख़त का जवाब हम देंगे। ख़त का जवाब हमने लिख लिया और कल उनको मिल जाएगा, नंबर 1। लेकिन मैं बेहसियत एक आम पाकिस्तानी का ये सोच रहा हूँ कि क्या जो ये आज ये वाक़या नहीं हुआ, पिछले 3-4 माह में हमारे 200-300 पुलिस कांस्टेबलान शहीद हो चुके हैं और पे दर पे जो अमले हो रहे हैं। मैंने ये नहीं कहा, मैं इलेक्शन का आमी हूँ और इलेक्शन के लिए जदोजहद करने वाला हूँ और आइन के ताबे ज़िंदगी गुजारने वाला हूँ और इस मुल्क का इलाज ही इलेक्शन है। लेकिन ये बताएं कि इस हालात में कि मेरा जो राय है, यानी मेरी राय क्या है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा करके एक लाएअमल बना दे और जो भी फोर्सेस है, मतलब आप बताएं पोलिंग स्टेशन को कौन कंट्रोल करेगा? पुलिस। ये हमारे जो इदारे हैं, ये आईबी जो है, ये इंटेलिजेंस अदारे हैं, ये आम दिनों में हमें कहते थे कि फलाना पोलिंग स्टेशन ख़तरनाक है, उसको ज़रा एफसी के हवाले किया जाए, फौज के हवाले किया जाए। तो क्या इलेक्शन कमीशन वो नहीं करता? हम कहते हैं कि ऐसे इलेक्शन इनोस ना करो, खुदा ना खास्ता कि ये मुल्क खून खराबे में चला जाए। मैंने तारीख दे दी, लेकिन मैंने इलेक्शन कमीशन को ये लिख के भी दिया कि आप मशवरा करें इन तमाम इदारों से और उनसे भी इनपुट लें। साहब आपकी राय का बिल्कुल एहतराम, लेकिन सेनेटर मुशाहिद हुसैन सईद साहब कहते हैं कि जी लंगड़ी लूली हुकूमत से बेहतर है कि हुकूमत छोड़कर इलेक्शन कराया जाए। अब जिस तरह फैसले की अगर बात है, एक निगरान सेटअप कैसे फैसला कर पाएगा?
अल्लाह करे कि अगले दिन ही दहशतगर्दी खत्म हो जाए। लेकिन एक इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी, असेंबली 40% खाली है, तभी तो कहीं फैसला अगर होना है वो तो पार्लियामेंट में होना है, सेनेट में, कौमी असेंबली में। तो वो अगर वहां पर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी सूबे में, तो कैसे एक देर पा फैसले हो सकेंगे? वो जो लोगों की राय से तो नहीं हुकूमत आई होगी। जी जी देखिए, पाकिस्तानी कौम देख रही है, नौजवान भी देख रही है, रियासत को मुश्किलात है। रियासत के जितने भी सियासी जमातें हैं, रियासत उनसे मुतालबा करती है। अगर कोई जमात असम्बली में है और अगर नहीं है तो टेबल पे तो सब बैठ सकते हैं ना, राय तो सबकी यकसा है, उसी राय पे इम्प्लीमेंटेशन होगा। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस तरह वफाकी हुकूमत ने कहा कि हमने सियासत कुर्बान कर दी रियासत के लिए, तो मैं उन लोगों को भी कहता हूँ कि रियासत के लिए अपनी सियासत कुर्बान करो और आओ आज बैठ दो, रियासत मुश्किलात में। गवर्नर साहब आपने बहुत ज़बरदस्त बात की है। गवर्नर साहब आपने बहुत जबरदस्त बात की है। यही वक्त है कि रियासत को बचाने के लिए फैसले किए जाएं। लेकिन आपकी जो बात है गवर्नर साहब, जो मैं समझाऊं कि आपने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा है उसमें आपने अपनी तरफ से तारीख दे दी इलेक्शन की, लेकिन फिर भी आपने इलेक्शन कमीशन को कहा कि वो तमाम स्टेक होल्डर से बात कर ले। क्या मैं ठीक समझाऊं? नहीं, मैंने इलेक्शन कमीशन को तारीख दे दी है और उनको ये एक रिक्वेस्ट की है कि कम अज़ कम अगर सियासी जमातें नहीं तो तमाम जो स्टेक होल्डर लॉ एंड ऑर्डर के ज़िम्मेदार है उनसे एक मशवरत की जाए कि पोलिंग के लिए इस तरह इंतज़ामात हो जाए, खुदा न खास्ता कि इस तरह हालात हो। और मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपके यानी तमाम सूबे के अवाम को पता है। देखिए, हकीकत है, बनू में कैंपेन कोई नहीं कर सकेगा। लकी मरवत में पीटीआई का कोई रुकन, उनसे पूछ लो, वो कहेगा कि मैं कैंपेन नहीं कर सकता हूँ। वज़ीरिस्तान में कोई कैंपेन नहीं कर सकेगा। कुरम एजेंसी में, बाजवड़ में, मोमन एजेंसी में कैंपेन कोई नहीं कर सकेगा। ये मेरा दावा है और मैंने 10 दफ़ा कह दिया। लेकिन कि साबिक वज़ीर आला महमूद खान से पूछो कि आप स्वात में कैंपेन कर सकोगे। इसलिए हमें बैठकर पहले इस लेकिन वो तो हाई कोर्ट जा चुके हैं, पेशावर हाई कोर्ट चले गए हैं कि जी इलेक्शन की डेट दी जाए। अच्छा, ये फरमा दीजिए, सिर्फ आपने जो इलेक्शन कमीशन को खत लिखा उसमें 90 दिन के अंदर ही की तारीख है या उससे आगे कोई मामला है? आपने कहा ना जी मैंने तारीख भी दे दी है, लेकिन साथ ये भी बता दिया कि हालात देख के फैसला करें। तारीख मैंने दे दी और तारीख वही दी कि उन्होंने जो 3 दिन सजेस्ट किए थे उसमें से एक दिन जो मैं मुनासिब समझा उसी दिन को दे दी। जी, बहुत शुक्रिया आपका गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली साहब, आपने हमें वक्त दिया। ब्रेकिंग ये स्टोरी हम बता रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने हमारे प्रोग्राम में अब पता चला में ये खबर दी है कि उन्होंने लेटर लिख दिया है इलेक्शन कमीशन को और उसमें वही इलेक्शन कमीशन ने तारीख दी थी कि इनके दरमियान तारीख होनी चाहिए, उस पर उन्होंने एग्री कर लिया या बता दिया है इलेक्शन कमीशन को। आइन के तहत गवर्नर के पास इख्तियार है कि वो इलेक्शन की डेट का बताता है। उन्होंने वो तारीख बता दी है, लेकिन साथ जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उससे भी आगाह कर दिया है। ब्रेक का वक्त है जी, ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद मिलेंगे। अब पता चला। अब पता चला। ब्रेक से पहले जैसे खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हमारे साथ थे, उन्होंने कहा है कि ख़त लिख दिया है, इलेक्शन कमीशन को बता दिया है तारीख का इलेक्शन की, खैबर पख्तूनख्वा में कब इलेक्शन होने चाहिए। और दूसरी तरफ जो उन्होंने बात की कि रियासत को इस वक्त मुआशी मसला भी दरपेश है। मुआशी मसले का हाल इस वक्त IMF के हवाले से देखा जा रहा है कि IMF एग्री कर जाए, उसके साथ मुआहदा हो जाए तो उसके बाद फिर $1 अरब मिल जाएगा, दीगर दोस्त मालिक से भी आ जाएंगे तो माशी हालात कुछ बेहतर हो जाएंगे। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि लगता यह है, माशी माहिरीन कह रहे हैं कि मार्च से पहले मुश्किल है कि $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को मिल सके। और जो शराइत अब तक रखी हैं उनमें कहीं नरमी की कोई हमें गुंजाइश नज़र नहीं आ रही। IMF की तरफ से उनकी तरफ से कहा जा रही है 110 अरब रुपए का इस्तिस्ना ख़त्म किया जाए जो बरामदी शोबे के लिए एक्सपोर्ट्स के लिए है। 7470 अरब रुपए टैक्स वसूलियों का हदफ हर हाल में आपने पूरा करना है। सैलाब हो, जो मर्जी हो, मईशत जो है आपकी बिल्कुल मनफी की तरफ जा रही है। IMF कह रहे इससे गर्ज नहीं है। 7470 अरब रुपये आपने टैक्स इकट्ठा करना है। और पेट्रोलियम लेवी की मद में जो एग्री किया गया था 855 अरब रुपए
वो वसूली का हदफ वहीं का वहीं रहेगा। इसीलिए खतरात हैं कि अभी जो पेट्रोलियम लेवी लगाई गई है, इसके बाद GST भी लगाया जा सकता है और पेट्रोल 300 रुपए तक जा सकता है फी लीटर, क्योंकि 855 अरब रुपए इकट्ठे करके दिखाने हैं, तभी IMF आगे बढ़ेगा, वरना कोई मजीद गुंजाइश नहीं है। 9 फरवरी तक का वक्त है हुकूमत के पास। सदीक जान, कोई नरमी की किसी तरह से भी कोई इशारा नहीं दे रहा, सिवाय इसके कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो आप जारी रख सकते हैं। इस तरह डायरेक्ट सब्सिडी दे सकते हैं, गैस की कीमत आपको बढ़ानी होगी, बिजली की कीमत आपको बढ़ानी होगी। इसके बगैर तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि किसी भी तरह का कोई भी एग्रीमेंट हो जाए। देखें उसामा गाजी साहब, जितने भी माहिरीन मुईशत हैं उनसे अगर आप सुने तो वो ये कहते हैं कि IMF के साथ ये जो हमारा प्रोग्राम है ये बहाल हो भी जाए तब भी मुश्किलात हमारी बरकरार रहेंगी। दो तरह की मुश्किलात हैं। एक तो ज़ाहिर है ये मुश्किल है कि जो आवाम के साथ जो कुछ होने जा रहा है और जो हो रहा है, जो पेट्रोल डीजल की कीमतें जो बढ़ी हैं 35-35 रुपये मजीद बढ़ने जा रही हैं, 300-300 रुपये पे दोनों चीज़ें जानी हैं, पेट्रोल भी और डीजल भी। बिजली महंगी होनी है, गैस महंगी होनी है, हर चीज़ महंगी होनी है, ट्रांसपोर्टेशन हर चीज़ महंगी होनी है, स्कूलों की फीसें, हर चीज़, घरों के किराए, हर चीज़ जो है वो होनी है। दूसरी तरफ आप ये देखें कि लाखों लोग बेरोज़गार हो चुके हैं और मजीद जो है वो लाखों लोग जो हैं वो बेरोज़गार होने जा रहे हैं। कंस्ट्रक्शन रुक गई है, सरी की कीमत आप देख लें, हर चीज़ में तबाही और बर्बादी है। लेकिन इसके बाद जो एक और चीज़ जिसका राना सनाउल्लाह साहब ने इतराफ़ किया है कि जो इनकी सफारती कोशिशें थी वो नाकाम हो गई हैं। सऊदी अरब ने भी पैसे देने से इनकार कर दिया है, तो कोई मुल्क इनसे बात करने को तैयार नहीं है। आपने देखा कि जो UAE से जिन खास मेहमान साहब ने आना थे इस्लामाबाद, वो भी किस तरह से रहीम यार खान से डायरेक्ट UAE चले गए और यहाँ पे इस्लामाबाद नहीं आए। तो इनसे कोई बात नहीं करना चाहता, कोई इधर आना नहीं चाहता, कोई इनको पैसे नहीं देना चाहता, और ये जिस तरह से मुल्क के लिए शर्मिंदगी का बायस बन रहे हैं। और हर बार कहते हैं कि जी मैंने हिम्मत पकड़ के $1 अरब और मांग लिया, और मैंने उन्हें कहा कि आप भी सोचते तो होंगे, कहते नहीं है लेकिन दिल में सोचते होंगे कि जब भी ये आते हैं पैसे मांगने के लिए आते हैं। और अभी जो उन्होंने मुल्क के लिए शर्मिंदगी और रसवाई के एक प्राइवेट विजिट के ऊपर आ रहे हैं, और इधर सारी हमारी हुकूमत, हमारे वज़ीर आज़म, निगरान वज़ीर आला, ये सारे वहाँ पे जो है वो वहाँ पे रहीम यार खान पहुँच गए। तो ये सारी सूरत हाल आपके सामने, हालात मजीद पाकिस्तान के लिए गंभीर होने जा रहे हैं। पहले पाकिस्तान में मुआशी तौर पर हालात ख़राब थे, अब दहशतगर्दी के हवाले से हालात ख़राब हैं, लोगों की जानें जा रही हैं, हालात इस वक्त बहुत गंभीर हैं। और आगे भी मसला ये नहीं है कि हालात ख़राब हैं, मसला यह है कि किस स्टेक होल्डर जो हैं उनको इन ख़राब हालात का इदराक नहीं है, उनको आवाम के दर्द का एहसास नहीं है। और फिर आवाम के लिए मसला यह है कि आवाम सिर्फ अब इस मुसीबत, इस अजाब को नहीं भुगत रही, आवाम को मुस्तकबिल भी तारीक नजर आ रहा है, मुस्तकबिल भी परेशान नजर आ रहा है, मुस्तकबिल में भी मायूसी अंधेरे ही अंधेरा नजर आ रहा है। तो ये ज़्यादा एक परेशानी की बात है कि हमारे जो तमाम इदारे हैं, हमारी जो हुकूमत है, हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे जो सियासतदान हैं, कोई भी इस वक्त मुल्क और आवाम का एहसास और इदराक नहीं कर रहा। और इस वक्त पाकिस्तान के हालात मुआशी तौर पर अमन अमान के हवाले से तेज़ी से खराबी की तरफ जो है वो जा रही है। अब जो सबसे बड़ा इंडस मोटर्स पाकिस्तान में जो इदारा है गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने का या असेंबल करने का, उसने 2 हफ्ते के लिए मुकम्मल बंद करने का कह दिया है। अच्छा सुमैया, अब अजीब बात यह है कि अभी सिर्फ ये हम डॉलर को देख रहे हैं कि जनाब उसको फ्री फ्लोट किया जा रहा है, और उसके बाद अभी हम देख रहे हैं कि जनाब पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई गई हैं, और अभी पता नहीं और कितनी बढ़ेंगी, अभी इसका कुछ पता नहीं है क्योंकि टैक्स इकट्ठा करना है। बिजली गैस की कीमतें भी बढ़ानी हैं, टैक्सेस अभी मजीद लगने हैं। तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रही। मरियम साहबा कह रही हैं वो कैंपेन पर निकलने लगी हैं, जाकर जनाब तंजीम साजी दोबारा कर रही हैं, तो क्या लोग इनको पता चल सकेगा आपकी नज़र में, या सिर्फ कारकुन आके वही कहेंगे जी बड़ा ज़बरदस्त है, आप आ गई हैं, सब ठीक है, हमारे साथ बहुत लोग हैं, या इनको आके लोग हकीकी फीडबैक भी अगर देंगे तो ये किस तरह जाएंगी किसी कैंपेन करने, या जो अब दोबारा तंजीम के लिए निकल रही हैं? मुझे लगता है कि किसी ख्वाबो ख्याल में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात ये हुई कि इसाक डार साहब ना ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, उनको बड़ा यकीन था कि वो तो इसाक डार हैं, उनका तो नाम ही काफ़ी है। और उसामा, आपको याद होगा जब इसाक डार साहब आए, पहले उन्होंने एक मीडिया से गुफ्तगू की, उन्होंने कहा अभी तो मैं आया हूँ, अभी तो आप देखिए मेरे आने के बाद से ही डॉलर कम होना शुरू हो गया, असल रेट तो उसका 200 से नीचे है, मैं तो उसको लेकर आऊँगा। वो नहीं ला पाए। फिर उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बात कही कि हम IMF के पास क्यों जाएंगे भाई, हम कोई मिन्नत तरले नहीं करेंगे IMF की, IMF आता है तो आए, नहीं आता तो नहीं आए। आज ये मिन्नत तरले भी करेंगे, IMF से मुज़ाकरात भी करेंगे, क्योंकि 4 माह में इसाक डार ने नाम ही काफ़ी पर अपने जो तबाही फेरी है। और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि पता नहीं अभी कितनी कीमतें बढ़नी है। अभी पहले रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ाई जाती थी, अब दिन के उजाले बढ़ाई गई, 1 फरवरी से पहले बढ़ाई गई, कल परसों पता नहीं कौन सी खबर आएगी। 83 रुपए का तो ओगरा ने जो है वो समरी दी थी। अगर इसी तरीके से कीमतें बढ़ती रहेंगी और जो कारखाने बंद हो रहे हैं,
जो एक बड़ा तबका बेरोजगार हो रहा है वो कहाँ जाएगा, उसके बारे में इसलिए नहीं सोच रहे कि इनको लगता है कि शायद वही पाकिस्तान है, हम एक बिरयानी की प्लेट पे वोट खरीद लेंगे, लोगों को भर के ले आएंगे, किसी एमपीए से कह देंगे तुम 2000 बंदा ले आओ, तुम 1000 बंदा ले आओ और इस तरह हमारा काम चलता रहेगा। लेकिन ऐसे काम नहीं चलेगा। इसी वजह से इनको यह इदराक हुआ और इन्होंने ये मामला रोक के रखे उसामा कि हमारा वोट बैंक मुतासर ना हो। लेकिन फिर इनको समझ आई कि वोट बैंक तो वैसे ही मुतासर हो रहा है और दूसरी तरफ हम IMF के सामने भी मजबूर हो गए, हमें ये सख्त फैसले करने पड़ेंगे। अभी मजीद सख्त फैसले होंगे, 5 से 6 माह मजीद सख्त होंगे। ना सिर्फ गैस की कीमतें बढ़ेंगी, बिजली की कीमतें बढ़ेंगी, पेट्रोल की कीमतें बढ़ेंगी, लाखों कंटेनर्स अभी भी पोर्ट पे खड़े हुए हैं, LC खुलने के पैसे इनके पास अभी भी नहीं है, बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई हैं और बहुत सी कंपनियां ये सोच रही हैं कि वो मजीद लोगों को निकाल दें। तो ये लगता ही है कि इनको लग रहा है कि हम कोई एक ऐसे ख्वाब ख्याल की दुनिया में रहते हैं कि जब हम जैसे पहले सियासत करते थे ना तो हम आज भी वैसे कर लेंगे, लेकिन ऐसा हो नहीं पाएगा। अच्छा, अभी मैं देख रहा था सदीक के एहसन इकबाल साहब कह रहे हैं एक्सपोर्ट इमरजेंसी हमें लेकर आने की जरूरत है, यानी एक्सपोर्ट तब होगी जब हम इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ जाएंगे, हम इंडस्ट्री लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट होगी। एक हुकूमत जिसका पता नहीं है कि वो 3 महीने है, 6 महीने है, या वो खुद कह रहे हैं जी हम अब 1 साल तक मजीद होंगे या 1.5 साल तक होंगे या 2 साल, पता नहीं है, तो कैसे कोई इन्वेस्टमेंट कर सकता है? खुद इनको समझ आनी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट आए 5 साल के लिए होगी तो पता होगा 5 साल के लिए है, मुश्किल फैसले भी अगर उसने करने हैं उसको पता होगा जी इलेक्शन तक हम कुछ ना कुछ रिगेन कर सकेंगे। ये तो कोई फैसला भी नहीं कर पाते और 4-5 महीने, जिस तरह सुमिया ने बड़े ज़बरदस्त तरीके से बताया कि इसहाक डार साहब के वो सारे बयान ऑन रिकॉर्ड हैं कि मुझे कोई परवाह नहीं IMF की, मैं देख लूंगा, मुझे अपने फैसले करने हैं, मैं कहीं से ले आऊंगा, ये 200 से नीचे आएगा, बेशुमार दावे थे। अब स्ट्रेटजी जो नजर आ रही है वो बड़ी अजीबोगरीब है। मरीम साहबा जो आई हैं वो इसलिए आई हैं कि उनको भी पता है महंगाई है, सब कुछ है, लेकिन वो ये कहेंगे जी ये सब शहबाज शरीफ साहब ने किया है, हम जब आ रहे हैं, नवाज शरीफ साहब जब वापस आ जाएंगे वो एक अलग होंगे, हम वो नवाज शरीफ का चेहरा दिखाएंगे कि इनके आने से बेहतरी आती है। पीपल्स पार्टी कहेगी ना हमारे पास खजाना था, ना हमारे पास तवानाई थी, ना पेट्रोलियम थी, हमारे पास तो ये था ही नहीं, तो जितनी भी मुश्किलात हुई, महंगाई, ये सब, इससे हमारे लिए देना ही कुछ नहीं है, तो ये सब शहबाज शरीफ का है, तो उनके ऊपर ये सब डालेंगे। क्या ये बयानियां, ये सोच या ये चूरन ये बिक जाएगा इस दफा? देखिए ये नहीं बिकेगा। उसकी वजह यह है कि अवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है और मसला यह है कि ये एक्सपोर्ट बढ़ाने की बात कर रहे हैं, मसला यह है कि मशीनरी आ नहीं रही, रॉ मटेरियल लोगों को मिल नहीं रहा, फिर अगर रॉ मटेरियल आ जाए तो वो महंगा है, यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो मार्केट के हवाले से वो बहुत महंगा होगा, कौन ख़रीदेगा, फिर यहाँ पे कारखाने चल कैसे सकते हैं जब यहाँ पे एनर्जी ही नहीं है, और एनर्जी अगर है तो उसकी प्राइसेस जो है अफोर्डेबल नहीं है, फिर इसी तरह से गैस नहीं है, तो जो इन्होंने IPPs लगाए वो भी इन्होंने डॉलर्स में मुआहदे किए, महंगे मुआहदे किए, तो अगर बिजली बंद भी जाए तो ट्रांसमिशन लाइन्स का मसला है, हमारा कोई एक मसला नहीं है, हमारा मसला यह है कि हमारे बेतहाशा मसाइल हैं। तो इन सारे मसाइल में, और फिर मसला यह है उसामा गाजी साहब के पिछले 10 माह में, जो हमने कल भी बात की थी, परसों भी बात की थी, कि इस हुकूमत ने पिछले 10 माह में कोई 5 चीज़ें बता दें कि हमने आवाम के लिए की हैं। पहले नंबर पे बता दें कि हमने दहशतगर्दी को रोकने के लिए ये इकदाम किए, हमने इतने इजलास बुलाए, हमने इतनी मीटिंग्स की, हमने इस इदारे के सरबराह को बुलाया, हमने उस इदारे के सरबराह को बुलाया, हमने ये कार्रवाई की, हमने ये छापे मारे, हमने इन दहशतगर्दों की कॉलें रिकॉर्ड की, वो कोई जवाब नहीं है। फिर ये बताएं कि पिछले 10 माह में अवाम के लिए कौन सी कानून साजी की है, अपने लिए तो आपने बहुत कुछ किया है, बताएं कि पिछले 10 माह में अवाम को आपने कौन सा एक रिलीफ दिया है, आपने खुद तो बहुत रिलीफ लिए हैं। मसला यह है कि जिस हुकूमत का पूरा फोकस अपनी ज़ात, अपने मफाद, अपनी करप्शन, अपनी लूटमार, अपनी जो चोर डाकू लुटेरे, अपने जो कायदीन हैं उनके लिए हो, बाहर पैसे भिजवाने के लिए हो, मनी लॉन्ड्रिंग करने के लिए हो, अपनों को नवाजने के लिए हो, उस हुकूमत से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि वो हुकूमत मुल्क संभालेगी? ये मुल्क संभालेंगे, ये मुल्क संभालने के लिए आए थे। जिसका एवरेज IQ लेवल है उसको भी पता था कि ये क्यों आए हैं, उस वक्त कुछ लोगों ने हमें पढ़ा यहाँ पे, फिर एक और अवाम को बेवकूफ़ बनाया गया कि जनाब ये आएंगे, पूरी दुनिया सदकेबारी और कुर्बान पाकिस्तान पे चली जाएगी और 40 अरब डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। अब ये हालात ये हैं, इनके करतूत ये हैं, हरकतें ये हैं, इसीलिए भाग रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस वक्त बड़ी उम्मीद की एक बहुत बड़ी किरण बना हुआ है मौजूदा हुकूमत की। मिसाल के तौर पर चौधरी शुजात साहब, उनको सदारत से हटाया गया काफ लीग की, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें कहा गया जी चौधरी शुजात साहब भी होंगे, यानी चौधरी शुजात साहब के ग्रुप ने जब कहा, इलेक्शन कमीशन का भी ये फैसला आ गया है। इस पर हम तफसील से बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। अब पता चला। अब पता चला। काफ लीग की जानिब से इजलास बुलाया गया था, प्रेसिडेंट भी उसमें थे, और फिर चौधरी शुजात साहब को पार्टी की सदारत से हटाया गया। अब इलेक्शन कमीशन का फैसला आ गया है कि जी आप नहीं हटा सकते,
और फिर ये कि जनाब सदर का ओहदा सिर्फ इस्तीफ़े या वफात ही पर खाली हो सकता है क्योंकि कोई तरीक़ाकार मौजूद है नहीं। सिद्दीक जान, ये इस पर मैं हैरान था कि पहले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई काफ लीग के चौधरी शुजात ग्रुप की तरफ से और कहा गया जी इलेक्शन कमीशन ये फैसला हमारे हक़ में दे देगा, और वही होता है। तो फिर क्या ज़रूरत है इलेक्शन कमीशन की जब उनको पहले ही पता था क्या फ़ैसला आना है क्या। और ये बड़ी अजीब बात है कि नज़र आ रहा है कि जिस तरह आज अगर इमरान खान साहब पर फर्द जुर्म 7 तारीख को आयद होने का फैसला देखें, वो बड़ी तेज़ी से चल रहा है। फवाद चौधरी साहब का केस देखें, उसमें ज़मानती दरख्वास्त आती है तो जनाब वो तफ्तीशी अफसर ही नहीं आता, वो फिर अगले दिन पर चली जाती है। तो ये ऐसे लग रहा है कि एक सोच का एक पैटर्न है कहीं से कि ये केस ऐसे चलेगा, ये फ़लाँ जो है ये केसेस ऐसे चलेंगे, यहाँ पर यानी फैसले पहले से होते हैं, सबको पता होता है क्या होने जा रहा है। उसामा गाजी साहब, मुझे हैरत हुई कि आपको ये खबर सुन के हैरत हुई और मुझे अजीब लगा कि आपको चीफ इलेक्शन कमिश्नर के फैसला अजीब लगा। तो मुझे हैरत भी हुई और अजीब भी लगा आपकी इन दोनों चीज़ों पर कि ये खबर क्या खबर है कि चौधरी शुजात के हक़ में फ़ैसला दे दिया सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने। तो खबर तो ये होती कि उन्होंने चौधरी शुजात के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया है। हक़ में फ़ैसला देना कोई ख़बर नहीं है, ये पूरा पाकिस्तान ये एक्सपेक्ट कर रहा था और पूरे पाकिस्तान को मशकूर होना चाहिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब का कि उन्होंने मायूस नहीं किया। पूरी कौम ये एक्सपेक्ट करती थी कि वो सिर्फ ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि इंसाफ होता हुआ नज़र भी आएगा, और उन्होंने इंसाफ किया भी और इंसाफ होता हुआ नज़र भी आया। तो ये तो कोई ख़बर नहीं है, ये उन्होंने बहुत अच्छा किया है कि उन्होंने चौधरी शुजात के हक़ में फ़ैसला दे दिया, वरना यकीन करें कौम को मायूसी होती कि कौम की तवक्कुआत पे वो पूरे नहीं उतरे, और कौम का वो जो एक एतमाद है चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब पर कि वो जो भी फ़ैसला देंगे हर वो फैसला देंगे जो शरीफ ख़ानदान के हक़ में जाएगा, जो पीडीएम के हक़ में जाएगा, जो इस हुकूमत को बचाने के लिए मददगार और मुआविन साबित होगा। अगर वो ऐसा ना करते तो आज बहुत से लोगों को, करोड़ों पाकिस्तानी को मायूसी होती कि ये क्या कर रहे हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब। तो मेरा ख्याल है सबकी वो तौक़ात पे पूरा उतरे हैं। बाकी सुमैया से पूछ लें कि कराची वालों ने इस फैसले को कैसे देखा। अच्छा, लेकिन एक चीज़ इस सुमैया से भी हम बात करते हैं, लेकिन ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि अब परवेज़ इलाही साहब के पास यही ऑप्शन है कि पीटीआई में चले जाएँ, क्योंकि उनकी बात तो नहीं चल सकी यहाँ। देखें, वो पीटीआई में तो वो आ रहे थे, वो जो रुके थे पीटीआई में जाने से वो इसलिए रुके थे कि क्योंकि उस वक्त ये बात हो रही थी कि सदर जो है वो एतमाद का वोट लेने का कहेंगे शहबाज शरीफ को। उस वक्त ज़रूरी था कि ये भी वहाँ पे रहें, क्योंकि वहाँ जो पार्लिमानी पार्टी थी PMLQ की, उसमें ये अगर अक्सरियत में हो जाती इनका ग्रुप, वो ये कह सकता था कि हमने एतमाद का वोट नहीं देना शहबाज शरीफ को, फिर उनके वोट काउंट ना होते। वो उस हिकमत अमली की वजह से रुके थे, वरना ये कन्फर्म है, ये तय है कि चौधरी परवेज़ इलाही साहब और मुनीस इलाही साहब जो है वो तहरीक इंसाफ में शामिल होंगे। अच्छा सुमैया, अब ये दिलचस्प सूरत हाल है काफ लीग के लिए, और अब देखना है कि आगे क्या होता है। मेजॉरिटी अभी तो हमें परवेज़ इलाही साहब के साथ नज़र आ रही है, जिस तरह हमने पंजाब में देखा, क्योंकि काफ लीग ज़्यादा उनका जो भी वोट बैंक है वो पंजाब में है। तो उसके बाद देखें आपके पंजाब में तमाम के तमाम 10 के 10 जो लोग थे परवेज़ इलाही साहब की तरफ गए। जो वो ख़त का भी मामला हमने देखा, जरदारी साहब जब मिले थे चौधरी शुजात साहब से, तो बड़ा वाज़ेह हो गया कि मेजॉरिटी पार्टी की किस तरफ है। लेकिन उसके बाद ये इलेक्शन कमीशन का फैसला आ जाता है, तो अब ये लगता है अभी ये जंग अब अदालत में जाएगी। अच्छा, वैसे चल तो यही रहा है बहुत अरसे से उसामा, लेकिन मैं कोई और बात करना चाहती हूँ। वैसे तो चौधरी बिरादरान बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो एक मामला अलग। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये नैब का इदारा, ये इलेक्शन कमीशन का इदारा, ये शायद इसीलिए बनाया जाता है ना कि अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल किया जाए। इतना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होते हैं ये दोनों इदारे कि जब दिल करता है अपनी मर्जी केसेस माफ़ करवा लिए जाते हैं, तमाम केसेस से निकाल दिया जाता है। इलेक्शन कमीशन को अपनी मर्जी से इस्तेमाल किया जाता है। जो पार्टी इक़्तिदार में होती है वो इदारों को अपनी मर्जी से इस्तेमाल करती है। मैं कहती हूँ क्या ज़रूरत है इन इदारों को कोई नाम देने की? ये ज़ेली इदारे कर लें, हुकूमत के ज़ेली इदारे, इनका नाम ही रख लें। ये हुकूमत के ज़ेली इदारे हैं, हुकूमत जैसे कहेगी वैसे काम करेंगे, चाहे वो नैब हो चाहे वो इलेक्शन कमीशन, उनकी अपनी तो कोई मर्जी होती ही नहीं है। आप देखिए ना कि इतने अरसे से जब से हमने सियासत को और हमने ये ज़ाहिर सहाफ़त करना शुरू की है, हम यही देखते हैं कि जी नैब जो है वो पार्टी बना हुआ है, इलेक्शन कमीशन पार्टी बना हुआ है। नैब के आपको याद होगा जब यही हुकूमत अपोजिशन में थी तो कहती थी हमसे गलती हो गई, हमें अपने दौरे हुकूमत में नैब के इदारे को ख़त्म कर देना चाहिए था। आज इदारा ख़त्म नहीं हो रहा, केसेस ख़त्म करवाए जा रहे हैं, और यही फिर आगे भी होगा। दूसरों पे केसेस बनाए जाएंगे, अपने केसेस ख़त्म करवाए जाएंगे, इलेक्शन कमीशन से अपनी मर्जी के फैसले लिए जाएंगे। सवाल मेरा सियासतदानों से ये है कि ये क्यों बनाए इदारे? अगर इनको आपने अपनी मर्जी से इस्तेमाल करना है, इनकी अपनी कोई मर्जी नहीं है, ये इदारे आज़ाद नहीं है, तो फिर ख़त्म कर दें या फिर इनका कोई नाम ही तब्दील कर दें ताकि थोड़ी इज्जत ही रह जाए इन इदारों की। पॉइंट तो बड़ा अहम है सिद्दीक जान, वाकई इसमें ये सही कह कि एक वक्त हम देखते थे पीडीएम के सब लोग नैब के बड़े खिलाफ थे। आज वही नैब नोटिस हम देखते हैं भेजता है,
कभी अलीमीन गड्डापुर को जा रहे हैं, कभी मुनिस इलाही या दीगर लोगों को जा रहे हैं। तो इनकी तरफ हम उस तरह से कार्रवाई देखते ही नहीं। अभी हमने देखा है कि सिंध में इतना बड़ा स्कैंडल पकड़ा गया है कि किस तरह मोटरवे पर सारी वो ज़मीन बेचकर किस तरह से खाई गई, सारा कुछ एडमिट भी हो गया। लेकिन जो पीछे लोग हैं, मतलब सिंध गवर्नमेंट वहाँ पर मौजूद है, उनके अंडर ये प्रोजेक्ट चल रहा है, किस तरह वो ज़मीन एक्वायर की जा रही है, उसमें अरबों रुपए के घपले कैसे हो गए। लेकिन हम देखते हैं कि ख़ास हद से आगे जाने की जरूरत नहीं होती। इलेक्शन कमीशन का भी हम देख रहे हैं कि यही इलेक्शन कमीशन है, यही चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि पीडीएम ने एहतजाज किया जाकर, और जनाब वो कहा गया खारदार तारे लगा दो कि जी ममनुआ फंडिंग केस क्यों नहीं चला रहे। और उसके बाद फिर हमने अचानक ममनुआ फंडिंग केस की इतनी तेज़ी देखी कि आज जनाब वो ज़मानतें इमरान खान साहब की हो रही हैं, और पीपल्स पार्टी और नून लीग का जो फंडिंग का मामला है वो समझ नहीं आ रही कहाँ गया वो। जबकि एक वक्त में तो हाईकोर्ट से भी ऑर्डर आया था कि सारे मामला को, सारी जमातों के मामला को इकट्ठे देखा जाए। देखो उसामा गाजी साहब, ये अब इलेक्शन कमीशन का एक और इम्तिहान और हमारे दीगर जो सिक्योरिटी के इदारे हैं उनका इम्तिहान है। जिस तरह से आज गवर्नर साहब ने ये सबसे बड़ी खबर अब तक की दे दी हमारे प्रोग्राम में कि उन्होंने तारीख सजेस्ट कर दी, और वही तारीख दी है जो 3 तारीखें जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कही गई थी उनमें से एक उन्होंने सजेस्ट कर दी है, उन्होंने वो तारीख दे दी है। अब इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि वो इलेक्शन कराते हैं या उन इदारों का इम्तिहान है। अब देखना ही होगा कि कौन सा इदारा इस हुकूमत की जो तबाही और बर्बादी का बोझ अपने कंधों पर उठाएगा, कौन सा इदारा है जो कहेगा कि जी हम इलेक्शन में नहीं सिक्योरिटी दे सकते, हम जो है वो इलेक्शन नहीं करवा सकते। अब ये देखना होगा कि नवाज शरीफ के लिए कौन सा इदारा अपनी इज्जत, अपनी तकरीम, अपने वक़ार और इसकी कुर्बानी देगा और लोगों की नज़र में बुरा बनेगा, लोगों की नफ़रतों को अपनी तरह अपने सर पर उठाएगा, लोगों की बद्दुआओं का सामना करेगा। कौन वो होगा जो ये कहेगा कि जी हम नहीं करा सकते। ये क्योंकि आप देखें गवर्नर साहब की अब तक की जो बात है, क्योंकि जाहिर है जब खत सामने आएगा तो बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी। अब तक की जो तफसील उन्होंने बयान की है, जो हमारे नाज़रीन सुन चुके हैं, उसके मुताबिक तो यही है कि उन्होंने अपनी तरफ से तारीख दे दी है और अब डिपेंड करता है इलेक्शन कमीशन के ऊपर, हमारे दीगर इदारों के ऊपर कि वो इस पर क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो इस हवाले से आप देख लेते हैं कि कल जब ये खत इलेक्शन कमीशन पर पहुँचेगा और इलेक्शन कमीशन इस पर क्या करता है। इलेक्शन कमीशन ये खत मौसूल होने के बाद जो तारीख गवर्नर ने दे दी है उस तारीख पर इलेक्शन कमीशन जो है वो इंतखाबात की तैयारी करने की बजाय इलेक्शन कमीशन जो है वो। सिद्दीक, मैं एक सवाल आपसे करना चाहती हूँ। आप इतनी मासूमाना अंदाज से बात कर रहे हैं कि अब इनका इम्तिहान है, अब देखते हैं ये क्या करते हैं। ये बल्दियाती इलेक्शन जो कराची में हुए अभी, आपने देखा कि 10-20% थी आबादी जो कराची के इलेक्शन में वोट देने बाहर निकली, ये वो सही से कंडक्ट नहीं करवा पाए। इस इदारे का क्या काम है? इदारे का काम है ना कि इलेक्शन कंडक्ट करवाना, साफ और शफाफ तरीके से कंडक्ट करवाना। जो काम करना है वो तो नहीं हो रहा ना। मुझे बताइए, मैं कराची में रहती हूँ, हमने खुद देखा किस तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए, कितने ही लोग बाहर निकले थे भाई। ये तो कोई आबादी थी ही नहीं कराची की, उसमें भी ठप्पा माफिया, उसमें भी इल्ज़ामात, उसमें भी डब्बे गायब, उसमें भी सीलें खुली हुई। फिर ये बातें होती हैं कि जी फवाद चौधरी ने एक जुमला बोल दिया, उनके मुंह पे कपड़ा डाला गया, उनको उठा के ले जाया गया। मिफ्ता इस्माइल तक इस बात की जो है वो मुखालफत करें कि हथकड़ियाँ तो नहीं लगानी चाहिए थी, गिरफ्तार तो नहीं करना चाहिए था। आपको लगता है आपका इतना मासूमाना अंदाज है कि ऐसे ही होगा जैसे आप कह रहे हैं? लास्ट मिनट देखिए, मैं आपको याद कर रहा हूँ कि अब गवर्नर ने तारीख दे दी है, गवर्नर ने तारीख दे दी है। उन्होंने इलेक्शन की तारीख जो दी है वो तारीख उन्होंने वही उन 3 तारीखों में से एक तारीख दी है जो कि इलेक्शन कमीशन ने सजेस्ट किया था। तो अब बात यह है कि जब गवर्नर ने दे दिया तारीख तो अब इलेक्शन कमीशन का काम है कि वो उसके ऊपर आगे प्रोसेस को फॉलो करे और प्रोसेस को शुरू करे, क्योंकि 4 हफ्तों का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का। सारा ये कागजात नामजदगी जमा करना, फिर उनकी स्क्रूटनी, फिर उसके ऊपर एतराज़ात, उसको चैलेंज करना, ये सारे अमल 4 हफ्तों का ये प्रोसेस है जो कि उनको मुकम्मल करना है। तो अब जब गवर्नर ने तारीख दे दी है तो अब इलेक्शन कमीशन क्या करेगा? ये कल से इलेक्शन कमीशन का एक इम्तिहान शुरू हो जाएगा और ये इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। क्योंकि 2 सूबों की असम्बलियां तहलील हो चुकी हैं, 90 रोज से आगे मामला जा नहीं सकता। आइन में और इससे पंजाब के गवर्नर पर भी लगता है प्रेशर आएगा कि खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर ने तारीख का कह दिया है, तो अब पंजाब के गवर्नर कहाँ बैठे हैं। और फिर जो बात उन्होंने कि इलेक्शन कमीशन जी इसको भी देखे कि हालात क्या हैं, तो इसलिए भी इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान है कि क्या वो इस बहाने को देखकर कोई नई चीज़ करता है। यानी क्योंकि पाकिस्तान में जो इस वक्त हालात हैं, सब ये कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन जो हैं वही हल है। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाज़त दीजिए। अब पता चला। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल पर क्लिक करें। खूने नाहक बहुत पी चुकी ये जमीन, अब कोई दिन में ये खून उगलने को है।
खत्म हो जाएगी ये तमाशागरी, वक्त पलटेगा रोजे जजा की तरह। ये जो पेशावर में ताजा लहू है बहा, एक क़यामत करेगा फलक पर बपा। गम की सलमनाक घड़ी में बोल सानिह पेशावर में शहीद होने वालों के लवाहिकीन के साथ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।